आज के शो में। मुल्क की दाखिली सूरत हाल, आगे का मंजरनामा क्या? I also love you. इख्तिदार की कुंजी किसके पास? दिलचस्प बहस जारी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, अहम तरीन उमूर ज़ेरे गौर। एहतसाब अदालत वाकया, क्या हालात बदलने के वाज़े इशारे? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। मुल्क की अंदरूनी और बिलखुसूस पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनका तस्करा आज होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो तकरीबन 7 घंटे तक जारी रही। इस कॉन्फ्रेंस में हालिया दौरा आर्मी चीफ का अफगानिस्तान का, जहाँ उनकी अफगानिस्तान के सदर से मुलाकात हुई, अहम उस हवाले से भी अहम तरीन जो जिस तरह एतमाद में लेना था कोर कमांडर्स को वो किया गया। इसके अलावा हालिया दिनों में हमने जो 900 के करीब सीज फायर वायलेशंस, लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर देखी है भारतीय इश्तियाल अंगेजी, जिसकी वजह से सिविलियंस निशाना बने, उसका हमने आज इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सुना कि जी तस्करा हुआ। इसके अलावा अहम मुल्की मामलात का तस्करा भी इसमें हुआ। लेकिन पाकिस्तान को दरपेश जो सियासी हालात हैं उनके अंदर और बिलखुसूस जो माशी चैलेंजेस हैं, क्योंकि दो बातें, एक बात यह की जा रही है कि पाकिस्तान को मार्च या अप्रैल 2018 तक खजाना यानी हमारे फॉरेन रिजर्व्स ऐसी सूरत हाल में आ जाएंगे अबतर कि हमें फिर दोबारा IMF से कर्जा मांगना पड़ेगा, यानी माशी बदहाली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ सियासी अफरा तफरी, जिसकी आज भी हमने देखा कि मिसाल सामने थी, जहां नून लीग के सदर नवाज शरीफ साहब दोबारा मुंतखब हुए, वहीं पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। फिर उसके अलावा शेख रशीद साहब, जमात इस्लामी आगे इसको कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान करती है। सियासी अफरा तफरी भी इस मुल्क में नजर आ रही है। सियासी मंजरनामा इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है? आखिरकार क्या इंतखाबात हल है इस मसले का या कुछ और हल है? आखिर क्या खतरा है, यानी जो खतरात है माशी, सिक्योरिटी, दिफाई, बैरूनी, इन खतरात से सियासतदानों को कुछ अंदाज की आंखें भी खुली हैं कि आखिर खतरात किस नौयत के हैं। पहले नवाज शरीफ साहब ने आज जिस खतरे से बताया कौम को कि क्या खतरा है, अगर वोट का तकद्दुस पामाल होता है तो क्या खतरा है, डरा रहे हैं कौम को, क्या आगे का मंजरनामे से वो क्या कहते हैं, मुल्क के सलामती के हवाले से भी उसको जोड़ रहे हैं इस बात से। जरा सुने कि साबिक वजीर आजम की गुफ्तगू आज क्या थी, उनका एक जुमला अहम, जरा सुने। ये हक के हाकमियत जमीन पर अवाम के पास एक मुकद्दस अमानत है। इस अमानत में खयानत का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। हुकूमत वही करे जिसे अवाम वोट दें। इक्तदार के अवानों में दाखिल होने और बाहर जाने वाले दरवाजों की कुंजी सिर्फ 20 करोड़ अवाम के पास हो। अगर आज भी हमने अपने आप को संभालने और हालात को बदलने की कोशिश ना की तो फिर पाकिस्तान हमें कभी माफ नहीं करेगा। मैं आज आपको वार्न कर रहा हूं, मैं वार्न कर रहा हूं, तंबीह कर रहा हूं आपको कि हमने हालात को बदलने की कोशिश ना की तो फिर पाकिस्तान भी हमें माफ नहीं करेगा। इंतबाह, आपके खबरदार किया है उस खौफनाक खदशे से साबिक वजीर आजम ने, जो उनको नजर आ रहा है। चौधरी निसार साहब को कहा था कि 4 अफराद को पता है मुल्क को क्या खतरात हैं। आज उन्होंने वोट के तकद्दुस और सिविलियन सुप्रीमेसी के जुमरे में एक खतरे की बात की है, जो बड़ा शदीद खतरा है और पाकिस्तान माफ नहीं करेगा। ये इन्होंने जो बातें की हैं ये बड़ी खतरनाक साबिक वजीर आजम के अल्फाज हैं। अब ये किस तरह एनालाइज कर सकते हैं हम लोग इसको? पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माशी तजनिकार हैं, सियासी और बैरूनी उमूर पर भी गहरी नजर रखते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब जो साबिक गवर्नर सिंध, साबिक वजीर दाखिला, अहम तरीन ओहदों पर फाइज रहे हैं और मामला को बड़ी गौर से देखते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से DSNG पर। और जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। लोधी साहब,
पहले आपसे पूछना चाहूंगा जनरल लोधी साहब, ये बड़ा खतरा संगीन है नवाज शरीफ साहब जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं, पाकिस्तान माफ नहीं करेगा, और ये तमाम जो बातें नवाज शरीफ साहब ने, आखिर किस खतरे की तरफ निशानदेही है? हम क्या बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं? क्या होने वाला है इस मुल्क में जनरल लोधी साहब? जी, पहले तो मैं आपको वो सारी बातें बता दूं जिनसे मैं मुत्तफिक हूँ जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। पहली बात, वो वोट के तकद्दुस की बात उन्होंने की है जी। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन लोगों को वोट दिया जाए, जिस मकसद के लिए वोट दिया जाए, अगर वो मकसद वो पूरा ना करें तो वो उस तकद्दुस को पामाल करते हैं। तो वो सही कह रहे हैं कि वोट का तकद्दुस जो है उसको अपने ख्याल में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जो 20 करोड़ अवाम का देते हैं उसमें इशारा, तो उनको तो 1.5 करोड़ वोट से ज़्यादा मेरा ख्याल नहीं पड़े, तो टोटल 4 करोड़ लोगों ने वोट दिए, तो बाकी अवाम का शायद उनको पता नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ जो बड़ी अहम है और बड़ी सिंपल है मेरे ख्याल में, मैं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट आपको बताता हूँ कि देखिए, कानून और आइन की अमलदारी एक तरफ और अवामी पजीराई दूसरी तरफ, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल सकती हैं। और जहाँ पर कोई काट होगी, मिसाल के तौर पे चाहे 20 करोड़ के 20 करोड़ अवाम आपको वोट दे दें, मिसाल दे रहा हूँ, और आपका कोई कदम आइन के खिलाफ हो और आइन की वो शिक अभी तक मौजूद हो और आप चेंज ना कर सके, तो आइन की इजारादारी होगी, आइन प्रवेल करेगा। ये जो हम कहते हैं ना कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ये बात गलत है। आइन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। गो के पार्लियामेंट को आइन तब्दील करने की पावर है, लेकिन जो शिकें आइन की मौजूद हैं वो जो है लागू होती हैं पार्लियामेंट के ऊपर भी। पार्लियामेंट लेकिन लोग सब वो कहते हैं पाकिस्तान माफ नहीं करेगा। ये जो आपने तो बड़ा अच्छा एनालिसिस कर दिया तमाम पॉइंट्स का, लेकिन पाकिस्तान माफ नहीं करेगा, अपना हमें रवैया बदलना होगा, आगे कुछ करना होगा। जो सर ये कौन सा खतरा है जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरा लाहक है? कौन सी ऐसी चीज हमें ऐसी आने वाली है? क्या हो रहा है इस मुल्क में लोधी साहब? नहीं, देखें वो जो बात कर रहे थे, किन से कर रहे थे? वो बात अपने लोगों से कर रहे थे, अपने आप से कर रहे थे। और उन्होंने क्या कहा? उन लोगों को कहा जो उनके साथ बैठे हुए थे कि अगर आपने अपना रवैया ठीक ना किया तो पाकिस्तान आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो मैं तो उनकी हर बात से मुत्तफिक हूँ। जो बात भी उन्होंने की है 16 ने सच कही है। और इसी तरीके देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, इसके बाद आप चेंज कर सकते हैं बात को। कादरी साहब एक शख्स था जिसने गवर्नर को कत्ल किया था। जब वो गाड़ी से निकलता तो लोग उसके बोसे लेते थे, प्यार करते थे। जब उसको सजा हो गई और वो कब्र में चला गया तो लोगों ने फूलों की चादरें चढ़ाई और लोग वहां पर इतने जमा हो गए कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। कानून ने अपना रास्ता अख्तियार किया, लोगों का क्या प्यार अपनी जगह। तो नवाज शरीफ को भी ये याद रखना चाहिए, लोगों का प्यार अपनी जगह, कानून का रास्ता अपनी जगह। सही है, ये आपने इस तरह एनालाइज किया। शाहिद सिद्दीकी साहब, आपने जो मुल्क को ये माशी चैलेंजेस हैं, ये कौन से हमारे जो सियासी हुक्मरान हमारे जो हैं वो निशानदेही कर रहे हैं और खतरे से भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी खतरा, यानी पाकिस्तान माफ नहीं करेगा अगर आपने अपनी रविश नहीं बदल ली, और ये सब जो वो खिताब कर रहे थे, बज़ाहिर तो वो जनरल काउंसिल से खिताब था नून लीग की, लेकिन वो किस खतरे की तरफ निशानदेही कर रहे हैं? आगे क्या होने लगा इस वक्त? अगर वोट का तकद्दुस पामाल हुआ, वो क्या होगा? मार्शल्ला है, क्या है? यानी क्या मुल्क ये 1971 की तरफ निशानदेही कर रहे हैं? किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि पहले इंतहाई मुख्तसरन हम ये असेस कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात क्या हैं। जो ट्रंप ने हमें धमकियाँ दी हैं वो न्यू ग्रेड गेम के तहत हैं, और उसमें दो चीज़ें हमें यानी सिविल लीडरशिप को और मिलिट्री लीडरशिप को याद रखनी चाहिए कि अमेरिका और भारत का ये मुश्तरका एलानिया रिकॉर्ड पर है कि उनकी फ़ौजें पाकिस्तान में दाखिल हो सकती हैं दहशतगर्दी के अड्डों को ख़त्म करने के लिए। ईरान ने अपनी ये धमकी दोहराई है कि हमारी फ़ौजें पाकिस्तान में दाखिल हो सकती हैं। भारत जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है मुसलसल दरअंदाजी कर रहा है, और हमारी मईशत इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ज़वाल की तरफ जा रही है। मगर मैं ये देख रहा हूँ 1979 के बाद से, जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, तो जब पाकिस्तान पर नाजुक वक्त आता है तो पाकिस्तान में अदारे टकराव शुरू हो जाता है, फ़ौज और हुकूमत में और फ़ौज और अवाम में एतमाद का बुहरान हो जाता है, सियासी अफरा तफरी होती है। तो आज ये जो कुछ ड्रामा हो रहा है ये उस वक्त हो रहा है जबकि पनामा का खेल था। पनामा का बड़ा मसला सिंपल था कि आप अदालतों को अपना काम करने दें, सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक इसको ओढ़ना बेचोना ना बनाएं, लेकिन हमने इसको सियासी उसमें तब्दील कर दिया।
अब इस वक्त सवाल ये पैदा हो रहा है, ये सियासी बयान है जो उन्होंने दिया इस पर, ये इसका मुल्क के चैलेंजेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सियासत है जो कर रहे थे नवाज शरीफ। मैं बिलाशुबा ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो खतरात हैं वो हकीकी हैं, लेकिन अगर आप वोट के तकद्दुस की बात करते हैं जिससे मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन जब चारों पार्टियों ने जो तीनों पार्टियों ने जो वफाक में और सूबों में इख्तियार में है बशमूल तहरीक इंसाफ, उन्होंने अपने जिस एजेंडे से इंतखाबी मंशूर से इलेक्शन जीता था उससे 95% इनराफ किया। और मैं बता दूं कि जो मईशत तबाह हो रही है उसमें चारों सूबों और वफाक का गठजोड़ है और वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो क्या ये खेल हम किसी और का तो नहीं खेल रहे कि 1979 से जब पाकिस्तान में नाजुक वक्त आता है, हमारे यहाँ सियासी अफरा तफरी, अदारों में टकराव, हड़ताल कल्चर, इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे को गद्दार कहना, कभी अदालती दस्ते शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में आला तरीन शख्सियात खुफिया तरीके से भी, जिसमें अदलिया भी शामिल है, अमरीका के एहलकारों से मिलते रहे हैं आम मौके पर। तो ये सारी चीज़ें कौम को एतमाद का बहरान दे रही हैं। और इस वक्त मुझे जो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि अगर आपको मैं 2 जुमले ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी के दौर में सेक्रेटरी दफ़ा ने यह कहा था कि अगर सलाला के वाक़े के बाद कि अगर अमेरिका इमदाद न दे तो हम घुटने टेक देंगे, और ये भी कहा गया था कि अगर IMF और वर्ल्ड बैंक इमदाद ना दे तो 10 दिन में हमारा दिवालिया निकल जाएगा। आप खुद अपने आप को ये कहते हैं कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। आज तो ये हकीकी सूरत हाल है कि आपके रिजर्व जो है वो एक साल में $4.5 अरब गिर गए, कर्जे आपके बेतहाशा बढ़ गए। तो ये जो संगामी सूरत हाल है, ये कौन इसको डेविएट कर रहा है कि पाकिस्तान में यानी आपके हाथ में, इख्तियार में है, आपने मंशूर पर ही अमल दरामद नहीं किया है, तो अब जो सूरत हाल का सामना है इसको दूसरों के कंधों पे ना डालें, ये बात भी है इसमें शायद साहब? ये बहुत बाद में आता है। मेरा तो कहना यह था कि जो पाकिस्तान की सलामती को खतरात है, जो पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप को भी पता है, मिलिट्री लीडरशिप को भी पता है, हमें यह भी पता है कि कौमी सलामती कौंसिल ने जो फैसले किए थे अमेरिका ने उनको रद्द कर दिया है। और हम इस पोजीशन में नहीं है, ना हमारी लीडरशिप इस पोजीशन में नहीं है कि उन पर इसरार कर सके, और हम पुरानी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार। सर ये बिल्कुल बड़ी वजह बात है। जनरल से पहले अगर शाहिद खान अब्बासी साहब का बयान भी हमारे पास तैयार है, तो शाहिद खान अब्बासी साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनकी तरफ से जो बयान आया, और फिर आप ये समझिएगा कि हम जो टकराव इदारों की बात कर रहे हैं, खतरात की बात कर रहे हैं, तो अगर वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा ऐसे बयानात, अगर, और इससे पहले एहसन इकबाल साहब का एपिसोड कल हमने देखा है, आज का बयान इतना ज्यादा मुतनाज़ा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन लगता है जी क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्या वज़रा चाह रहे हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। ये सुने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा। हमारे खिलाफ 28 जुलाई को फैसला आया, हमने मन-ओ-मन कबूल किया, लेकिन ये हकीकत है कि ना तारीख कबूल करती है ना पाकिस्तान के अवाम कबूल करते हैं। जून के बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला देंगे। ना तारीख मानती है फैसले को, ना अवाम मानते हैं फैसले को, वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं। इससे पहले एहसन इकबाल साहब का भी हमने मामला देखा है, कल ख्वाजा से मुनीर हैदर साहब, हमारी जो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 7 घंटे की हुई है, इसमें क्या डिस्कस हुआ ये तो नहीं मैं पूछूंगा, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से एक रवैया या रविश इख्तियार की जा रही है वज़रा की तरफ से, उस रविश के जो उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन आ रहा है, आना चाहिए या इस वक्त नहीं आ रहा, उसको रोका जा रहा है या आएगा कुछ दिनों बाद आर्मी की तरफ से, क्या होगा आपको लगता है जब बार बार खुफिया तरीके से उंगली उठाई जा रही है, किसी ना किसी तरह से नाम लिया जा रहा है? जनरल साहब देखिए, ये बात शुरू हुई है सारी जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के तरफ इसको फेर दिया गया है रुख इसका, ये शुरू हुई थी पनामा पेपर से जी। और पनामा पेपर में बहुत सिंपल सवाल था कि आपके पास जो इतने बड़े एसेट्स हैं ये कहाँ से आए हैं, क्या इस पर टैक्स दिया गया है या आपकी कमाई है, इसके सोर्स बताइए और इसको जस्टिफाई कीजिए। जो उनको बहुत मौका दिया गया वो ना कर सके, उस पर उनको नाअहल करार दे दिया गया और रेफरेंसेस कहा कि इसके ऊपर कायम किए जाएं ताकि GIT ने जो मवाद और शवाहिद इकट्ठे किए उसकी रोशनी में इस पर आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल नाअहल कहने का मतलब यह था कि ओहदे से अलग हो जाए और एक इंसाफ के माहौल में और उसके अंदर जो है ये कार्रवाई को आगे जो है सुप्रीम कोर्ट बढ़ाए जी। अब उसको इस मसले में जो है वो इस किस्म का इसको धुंधला दिया गया है और उसके बजाय इसको सिविल मिलिट्री रिलेशंस का झगड़ा बनाया गया है। इसको अवाम के वोट के तकद्दुस की बात कह रही है, कोई कह रहा है पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है।
भाई पनामा केस एक जो केस है करप्शन का, बात तो उसके ऊपर रहनी चाहिए थी स्पॉटलाइट जी। और दूसरी बात यह है आर्मी चीफ ने कहा पनामा केस में हमारा कोई रोल नहीं है जी, और हम जमहूरियत को इस मुल्क में मजबूत करना चाहते हैं, हम अपना बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहते हैं हर लिहाज से, हम इस मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। वो जानों की और माल की कुर्बानी दे रही है फौज, और बहुत सरतोड़ कोशिश कर रही है कि मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म किया जाए, और इस सिलसिले में अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका को बताने की कोशिश की जा रही है कि सियासी रहनुमाओं को जो रद्द-ए-अमल है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस सर जो रविश इनकी है वो उसके जी उनका जो रविश है सियासी हुक्मरानों की, वो रविश कैसी लग रही है आपको? लगता है क्या फौज यानी कब तक बर्दाश्त करेगी? वो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है जो वज़रा कर रहे हैं, कल एहसन इकबाल साहब ने किया, बयान जो तवातुर के साथ आ रहे हैं, वो जनरल साहब आपकी नजर में? मेरे नजर में ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है जो शाहिद साहब ने कहा, लोधी साहब ने कहा कि मुल्क जो है बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को दोबारा से वापस इस्तेमाल करना है जी, मुल्क में अमन कायम करना है, नेबर्स के साथ करना है, हिंदुस्तान की फौज रोज फायर कर रही है LOC पर, और दहशत गर्दी के वाकयात भी पेश आ रहे हैं, और इस वक्त अगर हम आपस में एक दूसरे गिरेबान पकड़ लें और आपस में झगड़ना शुरू कर दें तो हम तो दुश्मन का काम आसान कर रहे हैं। मईशत के मसलों पर तवज्जो देनी है, गवर्नेंस पर तवज्जो देनी है, सिविल मिलिट्री रिलेशन में टेंशन नहीं है जो खामखा पैदा की जा रही है। अभी देखिए बात यह है कि अगर कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर जगह नाकाफी है और इसमें गैर मुताल्लिक़ लोग ना आए कोर्ट के अंदर, और उसके लिए अगर वहाँ पर कोई लोग रोकते हैं कि भाई अंदर ना जाए, वहाँ पर जगह नहीं है, या कोर्ट ने मना किया है, तो उसको एक सिविल मिलिट्री रिलेशन का रंग देकर झगड़ा खड़ा कर देना मेरे ख्याल में ये बहुत नामुनासिब बात है। अदारों के दरमियान में गलत फहमियां पैदा करना और सर मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूं जरूरी तौर पर आप बड़ी अहम बात कह रहे हैं जैसा एक ब्रेक लेनी है क्योंकि आपने और तकरीबन सबने कहा जी कि इस वक्त जरूरत नहीं है हम मुल्क को ऐसे झगड़ों में डालकर मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको पसे पुश डालकर इस तरफ तवज्जो दें और मुल्क को मजीद खतरात से दो चार करें। लेकिन इस ब्रेक के बाद अगर ये रविश बरकरार रहती है तो उसका नुकसान क्या होगा पाकिस्तान को, हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। I also love you. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और यहाँ पर जिन चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं जिसका बार बार जिक्र इस प्रोग्राम में हो रहा है उसकी अगर थोड़ी सी तफसील आप सुनते जाएं तो सिर्फ ये है जी कि एक अंदाजे के मुताबिक ये तो डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब जो माशी तज़निगार हैं बेहतर बताएंगे भी इस पर के अप्रैल या मार्च 2018 तक पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो आपका खजाना है वो इतना कम हो जाना है जिसमें ऑलरेडी $4 अरब आपने कमर्शियल बैंक से कर्जा लिया हुआ है वो आपको फिर पूरा करना है आगे चल के IMF के लोन से कर्जा जात आपको दोबारा लेने हैं मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से IMF वगैरह से जिसके जरिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ये तमाम बातों का मकसद यह कि एक शदीद तरीन माशी बहरान की तरफ गालिबन हम बढ़ रहे हैं जिसके बारे में बड़े जो डॉक्टर शाहिद साहब जैसे लोग हैं माशी तज़निगार वो इशारे भी कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी बात कि हम समझ रहे हैं कि हम पुरअमन हो गए, यकीनी तौर पर हो गए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का बिल्कुल किरदार बनता है। लेकिन सिर्फ मुहर्रम उल हराम में कितने दहशतगर्दी के वाकयात, एक नहीं, अब मुल्तान, कोयटा, कराची जहां पर असला समेत गाड़ियां पकड़ी गई जिनमें एक्सप्लोजिव्स थे जिसके अंदर ऐसे बम्बार पकड़े गए जो तैयार थे कि मुहर्रम के जुलूसों में जाकर हमला आवर हो सकें और मासूम इंसानी जानों को निशाना बना सकें। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का किरदार था, वरना दुश्मन तो तैयार था कि वो इस दफा भी हमारे मुहर्रम में अमन व अमान का मसला बनाकर पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाए। तो हम उसी सिक्योरिटी चैलेंजेस और माशी चैलेंजेस के सामने खड़े हुए हैं। तो पहले जनरल लोधी साहब, ये कितने बड़े खतरात हैं ये जो हम इस वक्त जिनकी जिक्र कर रहे हैं और कब तक यानी हम इस पूरी सिलसिले फौज को अगर मुलविस कर रहे हैं या किसी भी इदारे को अगर उसकी तौकीर पर हमले कर रहे हैं, कितना नुकसानदेह अमल है जनरल साहब ये, जनरल लोधी साहब, ये कब तक फौज उस रेड लाइन को क्रॉस हो चुकी है या हो गई है या हो जाएगी? जनरल लोधी साहब देखिए, सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि हम हालत जंग में हैं जी, और ये जंग हाइब्रिड वॉर है, ये कई जहद की जंग है।
जिसमें आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ से हमले होते हैं, अफगानिस्तान की तरफ से हमले होते हैं, हमारे अंदर इंतशार फैलाया जा रहा है, और बाकी चीज़ें तो कंट्रोल में किसी हद तक आ गई, लेकिन दो चीज़ें इस वक्त जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है। एक जो शाहिद साहब ने जो जिक्र किया, इकॉनमी बिल्कुल क्रैश हो रही है, और दूसरी तरफ है इंटरनल हार्मनी कि आपस में हम दस्तो गिरेबान हैं, और इस वक्त दुश्मन सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब हम फिजिकली एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लें। तो ये जो एक साइड आप कह रहे हैं कि बार बार इन्वोक कर रही है या गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है दूसरी साइड को, लेकिन मैं आपको दूसरी साइड की तरफ से बता दूं कि वो आराम से तदब्बर के साथ, तहम्मुल के साथ अपना काम भी कर रहे हैं और सोचो बचार भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन्होंने रिएक्ट किया तो एग्जैक्टली वो सिचुएशन फिर पैदा हो जाएगी जिसके लिए कि पूरे जो दुश्मन है इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है अब तो मिली भगत हो गई है ना अमेरिका और इंडिया की। इंडिया पहले इंतजार कर रहा था, अब उसको इंटेलिजेंस अमेरिका की भी मिल गई है। कि फौज तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है पाकिस्तान के हालात की वजह से इस वक्त, जनरल लोधी साहब। जी बिल्कुल, फौज को जितना प्रेशर वो उसने बर्दाश्त किया हुआ है, और जो वो रिएक्ट नहीं कर रहे, उसकी मेन वजह ये है कि इकबाल साहब का स्टेट विद इन द स्टेट वाला, ये गिलानी साहब ने बयान 2012 में दिया था। कल उस बयान के से रिवायत जोड़ी जा रही थी इसकी, कल वाले बयान की, और आप सेक्रेटरी दिफा रह चुके हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत में लोधी साहब। तो ये जो बयान है स्टेट विद इन द स्टेट वाला, गिलानी साहब, कल एहसन इकबाल साहब, आपकी कुछ तारीख, आपके जो जहन में मेमोरीज हैं वो रिफ्रेश हुई क्या? आपको उस जमाने को आज जमाने को कंपैरिजन करें अगर कियानी साहब और आज कमर बाजवा साहब? जी देखें, बड़ी सिंपल सी बात थी कि उस वक्त एक हुकूमत ने कोशिश की कि ISI जो है वो हुकूमत के नीचे डायरेक्ट आ जाए, हालांकि वो अभी भी जो चीफ ISI का वो उन्हीं को रिपोर्ट करता है, लेकिन वो पूरे अदारे के ऊपर अपनी मर्जी करना चाहते थे। हमने ये कहा कि देखिए, जिन अदारोों के ऊपर आपका मुकम्मल इजारादारी है उनकी आप हालत देख लीजिए। अगर आप समझते हैं कि इसको वैसा ही बनाना है तो फिर आप ले लीजिए। तो उससे बात हुई, फिर इन्होंने कहा जी ISI का चीफ जो है वो हिंदुस्तान में जाके उनको जाके एक्सप्लेनेशन देगा। उस पर हमने इनकार किया कि भाई ये तो नहीं हो सकता। फिर मुझे बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर के उसमें ऑफिस में, और कहा गया कि ये एक एफिडेविट है जो पहले से टाइप शुदा था, इस पे आप दस्तखत कर दीजिए। मैंने जब वो स्टेटमेंट पढ़ी तो वो बिल्कुल मेरी स्टेटमेंट नहीं थी। मैं कह जी मैं इस पे दस्तखत नहीं करता। इस बात को देखें, अगर कानूनी और प्रिंसिपल पर कोई खड़ा हो जाए और आप कहें स्टेट विद इन, आपका ये मतलब है कि चाहे आप सफेद करें या स्याह करें, जब आप हुक्म दे दें किसी को तो वो आपका हुक्म हर हालत में माने। अब ये तो नहीं होता। ये स्टेट का मतलब गवर्नमेंट नहीं है। स्टेट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, मुकन्ना, गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस, मीडिया, जुडिशरी, ये स्टेट के ऑर्गन्स हैं, और ये अकेला कोई स्टेट नहीं है। तो इसलिए स्टेट तो गिलानी साहब ISI को अपने मातहत गिलानी साहब की हुकूमत करना चाहती थी, आप उस सिलसिले में बुलाया गया आपको, ये आपने पूरी तफसील बताई। अच्छा, इस वक्त लोधी साहब मैं ये बात जनरल मुनीर हैदर साहब और डॉक्टर साहब के सामने भी रखूं, लेकिन इससे पहले एहतसाब की, क्योंकि अब आजकल एहतसाब का चर्चा है, एहतसाब के हवाले से भी एक बिल ज़ेरे गौर है। इससे पहले शहबाज शरीफ का है, उसमें एहतसाब का जिक्र है, जरा सुने उन्होंने एहतसाब के बारे में जो कहा है शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आला पंजाब ने, उसको सुने, और उसके बाद जो खबर है वो बता के फिर मैं डॉक्टर साहब और जनरल साहब से पूछता हूँ। ये जरा सुने शहबाज साहब ने जो कहा। क्या एहतसाब सिर्फ नवाज शरीफ के लिए है? एहतसाब सिर्फ शरीफ फैमिली की, चाहे वो मुस्लिम लीग नून क्यों ना हो। मैं खुदाए बुजुर्गों बतर की कसम खाकर कहता हूं कि अगर एहतसाब करना है तो मुस्लिम लीग नून से शुरू करो, मगर फिर शफाफ तरीके से। ये किस तरह हो सकता है एहतसाब के करप्ट तरीन लोग आज टेलीविजन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और भाषण दें? एक दो ऐसे जो कल के आने वाले मुशीर, जिनको सिर्फ अपनी गाड़ी और ओहदे से ताल्लुक था, उन्होंने गलत मशवरे दिए। मैं समझता हूं कि ये कुंभा बैठा है, इनसे मुशावरत करें और इनसे फैसले लें इंशाअल्लाह। एहतसाब सिर्फ नून लीग का या शरीफ फैमिली का होगा? एहतसाब सबका होगा। ये बड़ी अच्छी बात शहबाज शरीफ साहब ने की है, लेकिन एक कानून है जो न्यू नैब लॉ जिसको कहा जा रहा है कि एहतसाब का नया कानून, उसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन और उसके साथ साथ
करप्ट प्रैक्टिस की डेफिनेशन के ऊपर पीपल्स पार्टी, नून लीग और उस पर इत्तेफाक कहा जा रहा है कि हतमी मरहले में, लेकिन उसमें उस पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन के जुमरे में जनरल मुनीरुद्दीन हैदर साहब कहा जा रहा है कि उसमें जर्नैल और जज भी शामिल किए जाएंगे जिनमें एहतसाब का अपना निजाम है उन महकमों में, उन इदारों में। तो ये एहतसाब सबका हो की आड़ में क्या क्या होने जा रहा है जनरल मुनीरुद्दीन हैदर साहब? क्या जर्नल जज ये और आप इसको वेलकम करते हैं या आपकी कोई रिजर्वेशन होंगे इस स्टेप के ऊपर जनरल मुनीरुद्दीन हैदर साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 4 साल से क्यों सोए हुए थे। इनके मंशूर में था कि नया एहतसाब कमीशन बनेगा जी, और ताकि सबका भला इम्तियाज एहतसाब हो सके। क्यों नहीं 4 साल में किया? अब जब ये खुद कटहरे में आ गए हैं तो अब उस लॉ को चेंज करना चाहते हैं ताकि शिकंजे से बाहर निकल जाएं, और तारीफें बदली और डेफिनेशन बदली की जा रहे हैं जुर्म के और करप्शन के और ऑफिसर के, ताकि ये स्कॉट फ्री होकर अपने तमाम एसेट्स को बचा जाएं। और आपने कल देखा, मेरे ख्याल में हमारे लिए तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात थी, जिस तरीके से एक फ़र्द वाहिद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुल्क के आइन में तब्दीली की गई, वो इलेक्टोरल लॉज थे उसमें इस तरह की तब्दीली की गई, और उसको उसमें से कहा कि नाअहल शख्स जो है जी, जो सजा याफ्ता भी हो, वो भी अहल हो सकता है पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए, पार्टी की सरहद होल्ड करने के लिए। ये फ़र्द वाहिद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बिल जो था वो ज़बरदस्ती बुलडोज करके पास कराया गया रिकॉर्ड टाइम में, और साथ ही सदर साहब ने उसकी तौसीक कर दी, और आज उन्होंने अलर्ट करके उनको दोबारा नाअहल वज़ीर-ए-आज़म को बना दिया। अब बात यह है कि ये जब इनको नाअहल किया गया तो नून लीग की हुकूमत तो कायम है, उन्होंने एक मुतबादिल वज़ीर आज़म भी बना दिया है, वो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग्स भी कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग भी कर रहे हैं, वो कैबिनेट मीटिंग्स भी कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत से भाग दौड़ से काम कर रहे हैं। नून लीग की हुकूमत है जी, उन्हीं का सब कुछ जो है वजारतें सब उनके पास है। वो अभी अनकरीब नेवल चीफ को अपॉइंट करने जा रहे हैं, जिनके 6 अक्टूबर को पुराने की पूरी हो रही है, वो तमाम काम वो कर रहे हैं। तो भाई क्या हो गया, हुकूमत तो आपके पास है, वो इस तरह ही काम चल रहा है जी। एक वज़ीर आज़म के ऊपर चूंकि करप्शन के इल्जामात हैं, वो उसको फेस करें। आपने कहा कि ये उनके खिलाफ पेश हो रहे हैं। एहतसाब का जो कानून है सर, ये आपने कहा कि देर से आ रहे हैं, मतलब ये सही है या गलत है? ऑन मेरिट, ये इसकी टाइमिंग पे नहीं, लेकिन ऑन मेरिट अगर वो कहते हैं कि जर्नल और जज भी शामिल हो उस एहतसाब के एम्बिट में, जो नैब का लॉ है उसके एम्बिट में, तो देन इज इट जस्टिफाइड? आपके नजदीक सही है? इस पर टाइमिंग हटाकर मेरिट के ऊपर सही है गलत है? देखिए, असूलन जो है, असूलन हालांकि फौज कहती है कि उनके पास अपना एहतसाब का निज़ाम है और है जी, और जुडिशल बोलती है हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लेकिन कोई हरज की बात नहीं है। मैं इंसाफ की बात करूंगा, तमाम लोग चाहे किसी अदारे से ताल्लुक़ रखते हों, जो भी गलत काम करे, जो भी करप्शन करे, चाहे जज हो जर्नैल हो, कोई हरज नहीं उसको एहतसाब के जो नए कानून के अंदर वो जवाबदेह हो अवाम के सामने। लेकिन इस वक्त जो है इस किस्म के कानून में तब्दीलियां पैदा करना कि आप कानून के शिकंजे से बाहर निकल जाएं, ये मैलिफाइड है, इसको कौम कबूल नहीं करेगी, और ये एक अच्छा लॉ नहीं होगा। ये अच्छा लॉ हाल में जिस हालात में किया जा रहा है। सही है, बड़ी सही बात। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, आपसे अगर किया जा रहा है, ये मुनीरुद्दीन हैदर साहब ने बड़ा कैंडिड ओपिनियन दे दिया जी कि बिल्कुल ये टाइमिंग की वजह से इस पर जो है एतराज़ात हैं और सही नहीं है, इसकी नीयत पे शक होता है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, आपसे पूछूंगा सर कि हम खड़े हुए किधर हैं इस पर? अगर हम अभी आवाम को बताएं, मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट से हटकर, टेक्निकल टर्म से हटकर, कितने महीने का इंपोर्ट कवर यानी तेल कितने महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं हम? कितने माह का हमारे रिजर्व्स के अंदर गुंजाइश है कि हम जो है उन रिजर्व्स की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क को चला सकते हैं? हमारे फिस्कल साइड को देखें तो कितने माह की तनख्वाह दे सकते हैं सरकारी नौकरों की, या सरकारी मशीनरी चला सकते हैं? किधर खड़े डॉक्टर साहब, कितने महीने का कवर है हमारे पास? हम कहां खड़े, कितने बड़े रिस्क में खड़े इकोनॉमिकली अगर बात करें तो? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं जी। अपने आप को बहुत ज्यादा गिराना भी नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हुकूमत चाहे तो इलेक्शन तक IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर खुदकशी करना चाहें तो एक अलग बात है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चाइना की सरमायाकारी आ रही है, हम सुकूक बॉन्ड लेकर आ रहे हैं। IMF के पास जाना आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई खुदकुशी है जो हम बिल्कुल खुदकशी है। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि खुदकशी है,
तो IMF के पास जाना खुदकशी इसलिए है कि अगर आप याद करें NRO से मुस्तफीद होकर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो उन्होंने एक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान एग्रीमेंट किया था 26 सितंबर को, जो जरदारी साहब के हलफ उठाने के 17 दिन के बाद था। ये पाकिस्तान के लिए खुदकशी का नुस्खा था और इसमें कौम से झूठ बोला गया था कि हमें जो है अमेरिका से नकद रकूम मिलेंगी। हालांकि बिल्कुल क्लियर था कि नकद रकूम नहीं बल्कि कर्जा मिलेगा, लेकिन हम बजट में ये कहते रहे कि जनाब ये तो वहाँ से पैसे आएंगे, IMF से कर्जे में कुछ ताखीर हो रही है इसलिए हम IMF से कर्जा। तो ये तो धोखा, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा धोखा फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान था। उस कर्जे की अदायगी के लिए हमने, इस हुकूमत ने आके कर्जा लिया और ये कहा कि ख्वाब देखा था पीपल्स पार्टी ने, हमने इसको, ख्वाब उनका था, हमने उसको हकीकत बना दी। सर कितने महीने का इंपोर्ट कवर है अभी, यानी अभी हम किधर खड़े, हम तेल कितने माह तक मंगा सकते हैं? पाकिस्तान माली तौर पर किस, यानी इसहाक डार साहब ने जो दावे किए हैं उसके बरक्स, या वो दावे सही है जो उन्होंने किए कि हमने माशी तरक्की के वो रफ्तार रखी है 5% से ऊपर के हिस्टोरिकली हमने अचीव नहीं किए? किधर खड़े डॉक्टर साहब, हम ग्राउंड रियलिटी क्या है, कहाँ खड़े हम लोग? मैं दो चीजों पर बात करना चाहता हूँ। इस पर मुख्तसरन ये बता दूं कि इसहाक डार साहब ने मईशत की तरक्की के जो दावे किए हैं वो झूठ और मुबालगा आमेज और कौम की आंखों में धूप ढोलने के मुतशादिफ है। लेकिन अपोजिशन ने सिर्फ इल्ज़ाम तराशी के बजाय कभी हक़ाइक़ सामने लेकर नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद, तमाम तबाही के बावजूद, मैं अब भी कह रहा हूं कि हम इलेक्शन तक IMF के पास नहीं जाएंगे। अपने आप को गिरा के अमेरिका के सामने डालने के लिए इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि हम अमेरिका की शराइत मान लें। लेकिन ये कहने के बाद मैं एक चीज की तरफ आपको तवज्जो दिला रहा हूं जो मेरे लिए बुनियादी नुक्ता है, और वो ये है कि एहतसाब के मसले पर एक संगीन बहरान है। संगीन बहरान क्यों है मैं आपको बता दूं। वो ये है कि जब पनामा की आप बात करते हैं तो ये इल्ज़ाम तो ये था कि नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने जो प्रॉपर्टी बनाई है उसके लिए पैसा कहाँ से आया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इसी हुकूमत के दौर में जब ये पनामा का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, चारों सूबों की मुआवनत से पाकिस्तान में ये कानून नहीं बन गया कि रिश्वत के और भत्ते के और चोरी का जो पैसा है अगर उससे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज की जाए तो वो कानूनन जायज़ है, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो पनामा से ज़्यादा संगीन है। दूसरा ये था कि जब आप पनामा का केस चल रहा है और ये आप कानून साजी कर रहे हैं, इसमें चारों सूबे शामिल हैं। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ जो उससे भी ज़्यादा संगीन है कि सुप्रीम कोर्ट में कर्जों की माफ़ी के मुकदमे में ये कहा गया था 2009 में कि बैंकों से गलत तरीकों से कर्जे माफ कराए और पैसा बाहर भेज दिया। तो इस तरह ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पैसा बाहर गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 से ये मुकदमा है कर्जों की माफी का, जो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का केस है, 10 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं दिया। तो अब कौम ये कह रही है कि हम कौन से एहतसाब की बात कर रहे हैं। और तीसरा अगर मैं आपको एक बात बता दूं, और वो ये है कि आपने जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया है इसमें ताकत के इस्तेमाल की बात की गई है, लेकिन क्या कोई ऐसी भी शर्त है कि ताकतवर तबकों के जिनसे मुफादात पर ज़र पड़े और सहूलतकारों को पैसा ना मिले, इकनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाए? तो क्या हमारी जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है ये समझती है कि ताकत का इस्तेमाल करके सहूलतकारों को जो पैसा मिल रहा है ब्लैक मनी के जरिए इकनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करके उससे हम जंग जीत जाएंगे? और अगर नहीं तो उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों दस्तखत किए जिससे दहशतगर्दी की खत्म नहीं हो सकती? बड़े वैलिड सवाल आते हैं डॉक्टर साहब। मैं एक ब्रेक की तरफ, मुझे कहा जा रहा है जनरल मुनीर हैदर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस नुक्ते पर और जनरल लोधी साहब भी, लेकिन अहम तरीन मामलात हैं, संगीन खतरात। ये डराने का मकसद नहीं है, माशी चैलेंजेस तो है सामने। सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात अफगानिस्तान भारत LOC पर 900 वायलेशन हो चुकी हैं, और मैंने आपको फहरिस्त गिनाई है कि मुहर्रमुल हराम में कितने दहशतगर्द हमले जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोके हैं। तो हम अभी भी उसी खतरे से दो चार हैं। हम ये नहीं कि दुश्मन ने हमला करने की कोशिश नहीं करी, हमारी वेल प्लान्ड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी उस सिलसिले में कामयाब जरूर हुई है। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं सियासी रहनुमाओं की तरफ से वो कितनी इश्तियाल अंगेज हैं, वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं या नहीं करी है उन्होंने, उससे क्या खतरा हो सकता है पाकिस्तान को? कोई टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। I also love you.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात पाकिस्तान को लाहक खतरात, सिक्योरिटी हवाले से, माशी हवाले से, और फिर वो खतरात जिनका जिक्र इस वक्त अहम तरीन सियासी रहनुमा एक तो वो होते हैं जैसे जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब हैं, हुकूमत में नहीं है, कोलिशन में है KPK में, लेकिन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब भी आज पाकिस्तान माफ नहीं करेगा, पाकिस्तान माफ, यानी इस तरह के जुमलों का उन्होंने जो इस्तेमाल इससे पहले भी किया है कि वो वोट के तकद्दुस को बयान करते हुए पाकिस्तान को सलामती को लाख खतरात का जिक्र करते हैं। जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है जरा फिर से हम अगर सुनवा सकें, अगर मैं तैयार है जी। नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है जरा सुने, उसके बाद फिर कमेंट इस पर जी। ये हक के हाकमियत जमीन पर अवाम के पास एक मुकद्दस अमानत है। इस अमानत में ख़यानत का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। हुकूमत वही करे जिसे अवाम वोट दें। इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल होने और बाहर जाने वाले दरवाज़ों की कुंजी सिर्फ 20 करोड़ अवाम के पास हो। अगर आज भी हमने अपने आप को संभालने और हालात को बदलने की कोशिश ना की तो फिर पाकिस्तान हमें कभी माफ नहीं करेगा। मैं आज आपको वार्न कर रहा हूं, मैं वार्न कर रहा हूं, तंबीह कर रहा हूं आपको कि हमने हालात को बदलने की कोशिश ना की तो फिर पाकिस्तान भी हमें माफ नहीं करेगा। बड़ी अहम तरीन बात है, इस पर बात अभी हुई भी है, लेकिन एक बड़ा अहम तनाजुर है। जनरल लोधी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो कवानीन जिसके अंदर रद्दोबदल इलेक्टोरल बिल्स में हुआ है, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, सर ये एक डिक्टेटर यानी जनरल मुशर्रफ के दौर में लाया गया था, और ये इसलिए लाया गया था कि बेनजीर भुट्टो साहिबा मोहतरमा नवाज शरीफ साहब को अलग किया जाए, पाकिस्तान के सियासी नक्शे से उनको बाहर किया जा सके। ये इसके खात्मे से आज ये भी कहा गया है और तासुर ये दिया गया है जी कि हमने एक डिक्टेटर के कानून को खत्म कर दिया। जनरल लोधी साहब, तो आज जनरल मुशर्रफ साहब की लेगेसी, उनका कानून खत्म हो गया, ये इस बात का भी जश्न है, जमहूरी कुव्वतें बना रही हैं, बनाना चाहिए आपकी नजर में जनरल साहब? कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये आज? देखिए, बात यह है कि जो भी कानून में तरमीम की जाए उसका अगर उसूल ये हो, आइन में तरमीम की जाए, कानून में तरमीम की जाए, अगर उसका उसूल ये हो कि वो अवाम की बेहतरी के लिए है, उनके वेलफेयर के लिए है, तो चाहे वो किसी आमर ने बनाया था या किसी जिसने बनाया था उसको अमेंडमेंट, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन जब बिल्कुल वाज़े और रोज़े रोशन की तरह कि कोई कानून एक फ़र्द वाहिद के लिए बनाया जा रहा है, तो दुनिया देख रही है भाई, आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इक़्तिदार एक अमानत है जी। और दूसरी सही बात यह है कि ये अमानत किसी खाइन शख्स के हवाले नहीं की जा सकती, और वो शख्स अमानतदार है या नहीं ये कानून फैसला करेगा। तो मैं तो उनकी हर बात से मुत्तफिक हूँ। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, वो जो आप एहतसाब की बात कर रहे थे, देखें असूली तौर पे ये बिल्कुल दुरुस्त है कि एहतसाब सबका होना चाहिए, और ये बात हकीकतन गलत है कि सिर्फ नून लीग का एहतसाब हो रहा है, पीपल्स पार्टी का एहतसाब भी हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब हुआ है, अभी बलूचिस्तान में हुआ है और हो रहा है, जर्नैलों का एहतसाब हुआ है NLC के केस में और केसेस में, और जो इंटरनल एहतसाब होता है आर्मी का और जुडिशरी का वो उसके अलावा है। लेकिन अगर ये समझते हैं कि वो नाकाफ़ी है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं अगर सब लोगों को एहतसाब के दायरे में लाया जाए। लेकिन फिर जो चेयरमैन नैब होगा उसको गवर्नमेंट और ऑपोजिशन अपॉइंट नहीं करेगी, फिर उसको या तो सारे चीफ जस्टिसेस मिलकर, क्योंकि उसका ताल्लुक इंसाफ से है, सारे चीफ जस्टिसेस मिलकर उसको अपॉइंट करे या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसकी अपॉइंटमेंट करे। ये अगर करे तो बिल्कुल हाजिर हैं, लाए, हम चोर नहीं है, कोई चीज हमने छुपाई नहीं हुई, जितना मर्जी एहतसाब दिल करता है उनका करे, लेकिन एहतसाब का जो ब्यूरो है वो फिर न्यूट्रल होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। अब तो इनका अपना अपॉइंट शुदा ब्यूरो अगर इनको लड़ रहा है तो उसमें कोई क्या कर सकता है, क्योंकि कानून के मुताबिक चल रहा है। तो ये बातें सारी सही कर रहे हैं, वो जो वार्न कर रहे हैं बार बार, वो अपने ही लोगों को वार्न कर रहे हैं, वो अपने आप को वार्न कर रहे हैं। अभी आपने कहा था कि तहम्मुल का मुजाहरा हो रहा है एक फरीक की तरफ से, आपने कहा तहम्मुल का मुजाहरा हो रहा है एक फरीक की तरफ से, सर ये आपको लगता है ये तहम्मुल, ये रेड लाइन, या वो जो रेड लाइन जब क्रॉस हो जाए, जब सब्र का दामन हाथ से छूट जाए या तहम्मुल से बात आगे निकल जाए, वो क्या क्रॉस नहीं हुई अभी होना बाकी है? और किस चीज का हम यहाँ महाशी चैलेंजेस का जिक्र कर रहे हैं उसको नजर रखते हुए, सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो आपको लगता है कि अब यानी ये नहीं कि हम मतलब इसका हल क्या है? इज देयर एनी सोल्यूशन? क्या यानी तमाम फरीक जैसी ग्रैंड डायलॉग की बात नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, वो कोई हल निकाले, क्या हो? सब बैठे साथ सियासतदान, तमाम इदारे, क्या हो उसका हल? लोधी साहब
पहली बात तो यह है कि तहम्मुल का और बर्दाश्त का मुजाहरा कौन कौन कर रहा है। सबसे ज़्यादा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा जुडिशरी कर रही है, उसके बाद अवाम कर रहे हैं जो कि ये सब कुछ देख रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं, और अफवाज पाकिस्तान भी कर रही हैं। और वो जो अब रेड लाइन की बात कर रहे हैं वो ये है कि जब तक तो ये अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाते रहेंगे, अपने फ़ायदे के कानून तब्दील करते रहेंगे, उस वक्त तक तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑल्दो वो बहुत बुरा नज़र आएगा। लेकिन जब इन्होंने कोई ऐसा कानून बनाया जिसमें अच्छे खासे किसी चलते हुए इंस्टीट्यूशन को उसके अंदर इन्होंने रखना अंदाजी करने की कोशिश की, तब मुझे नहीं पता कि रिएक्शन क्या होगा। फिर मेरा ख्याल है कि पैमाना लबरेज हो जाएगा। और मुझे सर, ये नैब लॉ है या इस तरह का किस कानून से आप कह रहे हैं जिसके जरिए जो है किसी इदारे के आप वर्किंग में आप काम करें, उसकी फंक्शनैलिटी को इफेक्ट करें, वो कौन सा कानून है? कोई ऐसा है कानून जो आप बता सकते हैं? जी सर, जी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि जी ब्रिगेडियर टू जनरल की प्रमोशन जो है वो हमसे पूछकर होगी, और जर्नैलों की जो पोस्टिंग है वो हमसे पूछकर होंगी। यानी कि अगर कोई एक इदारा कंपैरेटिव बेसिस पे इस मुल्क में अच्छा काम कर रहा है तो उसका सत्यानाश भी करना चाहते हैं। जो इस किस्म का कानून ये लेकर आएंगे जिसमें ये अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इस इदारे को या जुडिशरी को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि अवाम का रिएक्शन इतना ज़्यादा आएगा कि वो इनको बहा कर ले जाएंगे। शायद फौज को और जुडिशरी को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। चले, बड़ी अहम बात आपने जनरल साहब ये आपने अभी मईशत की जब बात हो रही थी, डॉक्टर शाहिद कर रहे थे, आपने कहा आप बात करना चाह रहे हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने जब कहा था कि, और मैं आपसे भी पूछूं सर किधर खड़े हम लोग मईशत के लिहाज से, आप समझते हैं किधर वी आर स्टैंडिंग? और IMF नजर आ रहा है, अगर IMF आता है तो क्या नुकसान है उसका पाकिस्तान को? देखिए, ये खतरा इस बात का मौजूद है कि पाकिस्तान के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो है करंट अकाउंट की वो अच्छी नहीं है, और लोग कहते हैं कि हो सकता है कि IMF के पास जाना पड़े, जिसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी मईशत में ताकत है, रेजिलियंस है कि ये इस झटके को बर्दाश्त कर सकती है, और मुल्क में हम वसाइल पैदा कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बहुत पैसा है जिससे ऑयल भी इंपोर्ट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, और हमारी इकोनॉमी तरक्की कर रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी है पिछले चंद सालों में, 1-2 सालों में, और चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, और बिजली जब पैदा होनी शुरू होगी उससे पैदावार बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से मईशत को इतना खतरनाक सूरत हाल में नहीं करनी चाहिए, ना लोगों को बहुत बददिल करना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत को हम कहें कि जी क्रैश होने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल में लेकिन इन चीज़ों को तवज्जो देने की जरूरत है। एक दूसरे गिरबान पकड़े रहे और फरोई और फजूल मामलात में एक दूसरे को हम अपना टाइम ज़ाया करते रहे और इन ज़रूरी चीज़ों को तवज्जो न दी तो फिर खतरात पैदा हो सकते हैं। सही है, ये जो बात मुनीर साहब ने की, डॉक्टर शाहिद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये इतनी बुरी पोजीशन? अच्छा, इसमें ये भी है सर देखना जरूरी है कि तनाजुर में कि अगर हम बात कर रहे हैं कि डेफिसिट इतना बढ़ गया, तो क्या हिस्टोरिकली डॉक्टर साहब इतना बड़ा टैरिफ नहीं हुआ हमारा डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट 2008 में $13 अरब पहुंच गया था, अभी तो $12 अरब है। तो शायद इस लिहाज से मुनीर साहब भी कह रहे हैं कि इतना बुरा नहीं है जितना बुरा हम शायद कह रहे हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल ख़राब ज़रूर है, लेकिन ये कहना कि खुदा न खास्ता हम बैंकरप्ट हो रहे हैं या खुदा न खास्ता हमें रश करना पड़ेगा IMF के पास, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो चाहते हैं कि अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो, पाकिस्तान IMF के पास जाए और अमरीका हमसे शराइत बनवाए जैसा कि माजी में बनवाता रहा था। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इलेक्शन तक उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी जून 2018 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उस वक्त तक हमने अपने कार्ड सही तरीके से खेले, मईशत को सही तरीके से चलाया, पनामा सुबह से 8 बजे से रात के 12 बजे तक पनामा पे बात नहीं की बल्कि अदालतों को काम करने दिया और अदारों का टकराव रोका, तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी मईशत को बेहतर इसलिए बना सकते हैं कि अभी तो चाइना से सरमायाकारी आ रही है। आपको जो मुनाफा वापस देना है वो देना है 2002 में या 2001 में, उस वक्त हमारे ऊपर एक क्राइसिस की सिचुएशन आएगी, अभी नहीं है। मगर अभी जो मैं जिस चीज़ की तरफ आपको इशारा कर रहा था कि इस वक्त अगर हल है वो ये है कि जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है वो इंतखाबी इस्लाहात करना के अलावा हुकूमत जो इस्लाहात कर रही है, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, मैं मुत्तफिक हूँ, इस वक्त नहीं करनी चाहिए, इनका मैंडेट अब नहीं है, वो इलेक्शन के बाद छोड़ दें। अभी सिर्फ इलेक्शन
की बात करें, और नेशनल एक्शन प्लान में जो कुछ लाना है मईशत की बेहतरी के लिए, दहशतगर्दी की जंग जीतने के लिए, उसको नेशनल एक्शन प्लान में लेकर आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब का, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जनरल मुनीरुद्दीन हैदर साहब का और जनरल नईम खालिद दोदी ने ज्वाइन किया। एनडीएजी के अगर मिलकर इदारे और आपस में सियासी जमातें आपस में लड़ने के बजाय आगे की तरफ देख के पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करें, उनको टैकल करें, तो ये सारे मसाइल कुछ भी नहीं है हमारी नजर में। यही बात शायद तीनों ने की है। मैं भी इसी बात पे मुत्तफिक हूं। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर देखते रहेगा अब तक।